सभी को जय श्री शक्ति। आज हम सभी यहाँ पे जुड़े हैं CUET UG 2025 पर एक वेबिनार के लिए। CUET जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है और UG के लिए अभी इसके फॉर्म शुरू है, आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ है और हम सभी चाहते हैं कि 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी या जिन्होंने पहले 12वीं कर लिए वे अधिकतम संख्या में इस केंद्रीय यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए अप्लाई करें। तो इसके लिए ये वेबिनार रखा है जिसमें आज आपको उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे कुछ छात्र गाइड करेंगे, जिसमें से हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र सिंह जी शेखाला जोधपुर से। आप अरबी भाषा में मास्टर्स कर रहे हैं और आप हमें CUET UG 2025 पर आधारभूत जानकारी देंगे। और हमारे साथ है गिरिराज सिंह सादलवा जो BSc सेकेंड ईयर में दयाल सिंह कॉलेज से पढ़ रहे हैं आप, और दिल्ली विश्वविद्यालय में CUET UG और DU के बारे में आप बताएंगे। और हमारे साथ हैं दीप सिंह उद्धट जोधपुर से, फ्रेंच भाषा में आप BA ऑनर्स कर रहे हैं और JNU से, और आप साथ ही CUET UG और JNU के बारे में बताएंगे। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरू करना चाहूंगा और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा महेंद्र सिंह जी से कि वो CUET UG 2025 के बारे में क्या आधारभूत जानकारी है, क्यों इसका फॉर्म विद्यार्थियों को भरना चाहिए, इसके बारे में आप संक्षेप में बताएं। महेंद्र सिंह जी शेखाला जी, आप सबको जय श्री शक्ति। और श्री छात्र पुरस्कार फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 2-3 वर्षों से CUET की परीक्षा पे फोकस करके वेबिनार की एक श्रृंखला हर साल ऐसा प्रयास करते हैं। बेसिकली नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक ऐसा प्रावधान किया गया कि देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 12वीं के बाद में स्नातक स्तरीय प्रवेश हेतु एक कॉमन एग्जाम का प्रावधान जो है किया गया। और उसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसके साथ साथ में कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ कॉरपोरेट जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटीज, इस तरह के कुछ अन्य संस्थान भी इसमें CUET के तहत एडमिशन लेते हैं। तो देश भर के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी जो हैं CUET के माध्यम से स्नातक स्तरीय प्रवेश यानी कि 12वीं के बाद में BA में, BCom में, BSc में प्रवेश के लिए ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये कॉमन एग्जाम है। तो इसमें जो टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम मैं बताऊं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहां मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं, JNU जिसको कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या DU जो कि देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और उसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU, वो भी अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली में स्थित एक बड़ा संस्थान है, और अपने राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। उसके अलावा प्राइवेट में भी अगर अपन जाएंगे तो अमेठी से लेकर के गलगोटिया तक कि इन सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए ये परीक्षा है। और इस परीक्षा को प्रतिवर्ष जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा आयोजित करवाया जाता है। और अभी CUET UG 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं के एग्जाम दे रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं 1 साल पहले, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। और 27 फरवरी 2025 को CUET UG के फॉर्म स्टार्ट हुए थे और अभी के हिसाब से इसकी लास्ट डेट है 26 मार्च 2025। 26 मार्च तक इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और 28 और 29 मार्च को इसका करेक्शन विंडो खुलेगा। तो टोटल इसके बारे में विस्तार से जानकारी वैसे आपको गिरिराज सिंह जी देंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी ये जानकारी दे रहा हूँ कि देश की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन के लिए एग्जाम है। वैसे लोग जो जैसे उन सब बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्यों आना चाहिए, आप लोग वहाँ घर बैठ के
या फिर वहाँ स्थानीय स्तर पे भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेज़ है, वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इन संस्थानों में आने का आपको कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं और आपको एक अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा। आपका एकेडमिक एक्सपोज़र भी जितना अच्छा होगा, उसके साथ-साथ में आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ और जो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, उन सब के लिए आपको ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेना चाहिए। और बाकी ये बेसिक जानकारी थी सीयूईटी की। हुकम। जी। तो जैसा कि आपने बेसिक जानकारी दी है और इससे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने साथ जुड़े हुए हैं गिरिराज सिंह जी सादलवा से, जो बीएससी सेकेंड ईयर में दयाल सिंह कॉलेज से। वो विस्तृत में बताएंगे कि सीयूटी यूजी क्या है, इसमें किस तरह से आवेदन किया जा सकता है, और आगे क्योंकि आप डीयू में भी है तो डीयू के बारे में भी बताएंगे। तो मैं गिरिराज सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय शक्ति हुक्म। मेरा नाम गिरिराज सिंह देवड़ा है। मैं मूलतः सादलवा गांव सिरोही का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ दयाल सिंह कॉलेज में। तो मोटे मोटे तौर पर तो एक तरीके से महेंद्र शाह ने हमें बता ही दिया है कि सीयूईटी असल में है क्या और उसका आवेदन किस प्रकार से है। मैं इसको थोड़ा आगे की ओर लेके जाके आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सीयूईटी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है और इसके कितने फेसेस होते हैं और इसके आगे की प्रक्रिया क्या है। तो फर्स्ट फेज में हम देखते हैं कि सीयूईटी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपका एग्जाम होता है, और सेकंड फेज के अंदर काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग के ऊपर अभी हम ना जाके सिर्फ रजिस्ट्रेशन और एग्जाम के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम सीयूईटी 2025 की। तो बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आप 12th में या तो पढ़ रहे हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं। इसके साथ जो एज की लिमिट है, वर्तमान में सीयूईटी एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट है नहीं। अथवा अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो आपको उसकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस देखनी पड़ेगी उसके एलिजिबिलिटी के लिए किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। और मोड ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो सीयूईटी एग्जाम होता है एक ही मोड में होता है। इससे पहले 2 मोड में होता था पेपर, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आप एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देते थे और उसके साथ आपको पेन पेपर भी अलाउड था। पर इस वर्ष से जो सीयूईटी है पूरी तरीके से सीबीटी मोड में होने वाला है। ऑफलाइन सेंटर्स आपको अलॉट किए जाते हैं, वहां पे आपके पर्टिकुलर डे पे आपके पर्टिकुलर एग्जाम को शेड्यूल किया जाता है और आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होता है। इसके आगे बात की जाए सीयूईटी रजिस्ट्रेशन की, तो आपको सीयूईटी रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है cuit.nta.nic.in। इस पे जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और इसके आगे एक मेन जो दिक्कत सबको हो रही है इस वक्त पे, और आज से पहले भी रही है सीयूईटी फॉर्म के दौरान, कि आप सब्जेक्ट्स क्या भरे और सब्जेक्ट किस तरीके से भरे। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट फिल करें, क्योंकि यही आपका जो किसी पर्टिकुलर कोर्स में या फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी को डिफाइन करता है कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। देखा जाए सीधे तौर पर तो अलग अलग कोर्स जो होते हैं उनकी अलग अलग सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि अगर आप बीएससी में एडमिशन चाहते हैं तो उसकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट कुछ है, और जो आप अगर बीए के लिए आप एडमिशन चाहते हैं तो उसकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। इसी तौर पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सीधे तौर पर देखिए एक तरीके से कि डीयू में आप जब एडमिशन चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी एक लैंग्वेज का सिलेक्शन करना कंपलसरी होता है। अगर आपने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करी है तो जब आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे तो आप सीधे तौर पर एडमिशन के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, आपको अगर डीयू में एडमिशन चाहिए तो वो कंपलसरी है। इसी तरीके से जेएनयू में देखा जाए तो जेएनयू में जनरल टेस्ट जो है यूजी कोर्सेज के लिए कंपलसरी होता है एक लैंग्वेज के साथ। इसके आगे बात करता हूँ मैं, अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लगभग सभी को सुनी सुनाई यूनिवर्सिटी है, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक, जहाँ का एलुमनी एसोसिएशन आप देखें, जहाँ का एलुमनी आप देखें तो इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से लेके एक आम अपने पर्टिकुलर फील्ड में फेमस जो पर्सनैलिटी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अब बात करें हम सब्जेक्ट सिलेक्शंस की, तो अगर आपको ड्यू में आना है तो आप अपने किस तरीके से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें कि आप ड्यू में एडमिशन प्राप्त करें और यहाँ पे पढ़ने का अपना सपना साकार करें। इसके लिए आपको
मैक्सिमम जिस हिसाब से हमारे ड्यू के वाइस चांसलर ने 2023 के सीयूटी के टाइम पे बताया था कि अगर आपको ड्यू में अगर आपका एडमिशन सुनिश्चित करना है तो आप जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सके उतने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। इस बार सीयूटी में 5 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सीधे तौर पर आपको आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने चाहिए। उसके साथ में आप एक लैंग्वेज जो कि हिंदी या फिर इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके साथ आप चाहे अगर आपकी कोर्स की जिस कोर्स में आप एडमिशन चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी में जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो आपको जनरल टेस्ट भी लेना आवश्यक है। इसके आगे बात की जाए तो आप एक कॉमन सा डाउट हर किसी के माइंड में होता है कि आप अगर बीएससी से मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से है तो क्या आप आर्ट्स में या फिर किसी अन्य स्ट्रीम वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको आमतौर पर तो आपको एक बार जाके ड्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ड्यू का पूरा सीयूटी यूजी का मेमोरेंडा डाल रखा है, मेमोरेंडम, उसके ऊपर आप जाके अपने पर्टिकुलर कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि क्या आपको जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए उसकी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं या उसकी आप बेसिक एलिजिबिलिटी भी मैच करते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएससी की बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बीएससी के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 कोर सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। इसके साथ आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप बीए हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप पीसीएम बैकग्राउंड के साथ भी बीए हिस्ट्री कर सकते हैं। बेसिकली ड्यू के अंदर ये चीज होती है कि आपकी सब्जेक्ट मैपिंग चेक की जाती है कि जो आपने 12th में सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं क्या आप वही सब्जेक्ट सीयूटी के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि जो सेम सब्जेक्ट्स आप जो 12th में पढ़ते हो और सीयूटी में एग्जाम देते हो तो उस सब्जेक्ट में मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। अब आगे बात करेंगे कि कोर्सेज जो है ड्यू के अंदर अवेलेबल है, तो आमतौर पर ड्यू के अंदर हर तरह का आपको कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 77 से ज़्यादा कॉलेजेस है ड्यू के अंडर एफिलिएटेड फॉर यूजी। और ड्यू के अंदर हर तरह का कोर्स, आप अगर बीए ऑनर्स से लेके बीए हर तरह के प्रोग्राम, फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया और वेरियस अदर कोर्सेज, आप बीटेक भी कर सकते हैं ड्यू में। जी बिल्कुल, बीटेक भी अवेलेबल है ड्यू में। पिछले 2-3 साल से सीयूटी के अंडर ही आ गया है जो बीटेक ड्यू के अंदर है। इससे पहले जेई के थ्रू एडमिशन होते थे, पर अब आप क्लस्टर एंड इनोवेशन सेंटर CIC जो ड्यू के नॉर्थ कैंपस में पड़ता है उसमें आप बीटेक के लिए सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके आगे बात आती है कि क्या ड्यू के अंदर एडमिशन लेना टफ है। आमतौर पर सबके मन में रहता है कि एक मिथ है, एक धारणा सबने बना रखी है कि ड्यू जो है सिर्फ टॉपर्स के लिए है और जो बहुत ही मेधावी छात्र होते हैं जो अपने सब्जेक्ट्स में काफी स्ट्रांग होते हैं वही ड्यू में एडमिशन ले पाते हैं, जो कि ये सिनेरियो था आज से सीयूटी के इंट्रोडक्शन से पहले, जब हर एक बीए प्रोग्राम से लेके बीएससी प्रोग्राम जैसे आर्म कोर्सेज में भी ड्यू के अंदर एडमिशन के लिए आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर चाहिए होता था। उस टाइम पे जब आपको एडमिशन चाहिए था तो हर एक एवरेज कोर्स की भी 90% से अबव कट ऑफ जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। सीयूटी के अंडर में हर कोई जो पढ़ने में एवरेज भी है तो भी ड्यू के अंदर एडमिशन ले सकता है। अब कुछ आंकड़ों से जानते हैं कि क्या ये सही में टफ था या अभी है या नहीं है, जो भी है। तो 2023 के अंदर देखा जाए तो सीयूटी के 19 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे और ये आंकड़ा गिर करके 2024 के अंदर 14 लाख के आसपास हो गया है। और जब हम एप्लीकेंट्स की और सीट्स के रेशियो की बात करें तो 2023 के अंदर जब 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने ड्यू के CSS पोर्टल होता है ड्यू का, जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन करते हो काउंसलिंग के लिए, तो उसके अंदर 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई करा था और सीट जो उस टाइम थी 71,000 है। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि एक सीट पर लगभग 2 से 2.5 बच्चों की फाइट हो रही है, जहां एडमिशन लेना इतना टफ नहीं है, हर कोई एडमिशन ले सकता है। और यही आंकड़ा जब हम 2024 में देखते हैं तो ये 1,85,000 इज टू 71,600 हो गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ड्यू ने जो नंबर ऑफ सीट्स कुछ 600 समथिंग कुछ बढ़ा दी है और जो एप्लीकेंट्स की जो तादाद है वो गत वर्ष से कम हुई है। और एक और ये कारण रहता है कि लगभग सबको ही ड्यू के अंदर एडमिशन मिल जाता है नॉर्मल कोर्सेज के अंदर जो बीए प्रोग्राम और बीएससी प्रोग्राम होता है। इसका एक कारण ये भी है कि 3 से 4 फेसेस होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे सीट एलोकेशन के। तो उसके अंदर लगभग ये होता है कि आप मीडियोकर हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको किसी ना किसी नॉर्थ टू लेके साउथ कैंपस में आपको ऑफ कैंपस के अंदर भी किसी ना किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल ही जाता है। और सीयूटी के थ्रू ड्यू जो है अब
ये कोशिश करता है कि पहले राउंड में ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को सीट एलोकेट हो जाए, क्योंकि एडमिशन के बाद भी कई सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं किसी कारण से अपना एडमिशन कैंसिल कर लेते हैं, और जो सीट्स रहती है उस टाइम से लेकर पूरे एकेडमिक सेशन में वो सीट्स खाली रह जाती है। तो इन सीट्स को भरने के लिए ड्यू ने ये जो पहल करी है कि जितनी सीट्स है उससे ज़्यादा बच्चों को एडमिशन एक बार में देना, ताकि सबका एडमिशन एक तरीके से सुनिश्चित हो जाए। अब बात करें तो ये हमने देख लिया कि इन सारी चीज़ों के थ्रू ड्यू के अंदर एडमिशन हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बीएससी प्रोग्राम जैसे एक एवरेज, जो कि आमतौर पर एवरेज स्टूडेंट ले सकता है, किस तरीके से ले सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा खेल होता है आपका प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर। अगर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाई, जो कि सेकेंड फेज के अंदर होता है, उसके तौर पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख रखा है कि बीएससी जैसे कोर्सेज की कट ऑफ जो होती है 250 से नीचे तक भी जाती है। जनरल कैटेगरी के लिए 600 में से 250 तक भी कट ऑफ जाती है बीएससी जैसे कोर्सेज के लिए। इवन टॉप कॉलेजेस में इस बार जो मेरे कुछ कांटेक्ट में कुछ फ्रेंड्स भी है जो कि ड्यू में आए हैं, जिनका सीयूईटी में स्कोर आप देखेंगे तो 250 है, जो कि किरोड़ीमल जैसे कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। अभी इसके आगे एक और रहता है कि सीयूईटी में एडमिशन लेना और भी आसान क्यों होता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज, उन्होंने अपने खुद के कुछ एडमिशन के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं। उसके अंदर एक आता है ईसीए कोटा, जो कि होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटा, जिसके अंदर एनसीसी, स्पोर्ट्स, और अगर आप आर्ट एंड कल्चर में आप रुचि दिखाते हैं, आपने उस फील्ड में जाकर कहीं स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करा है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करा है, या अपने डिस्ट्रिक्ट तक को रिप्रेजेंट करा है, तो आपको सीयूईटी के थ्रू ड्यू के अंदर आपको प्रेफरेंस दी जाती है। इस बार जो 2024 के अंदर जो काउंसलिंग हुई थी, उसके अंदर मैं खुद एज ए वॉलंटियर काम कर रहा था। जो बच्चे एनसीसी के थ्रू ड्यू के अंदर आए थे, तो उसमें आपको हर कैंप के लिए और बी और ए सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली कुछ क्राइटेरियाज फिक्स कर रखे हैं, जिस हिसाब से आप एक नॉर्मल जो विदाउट एनसीसी ड्यू में बच्चा आ रहा है उस क्राइटेरिया के, और एक विद एनसीसी बच्चा आ रहा है, तो आप 30 से 40 नंबर का डिफरेंस देख सकते हो। मतलब कि आपको एनसीसी के बेसिस पे ही लगभग 40 से 50 नंबर फ्री के मिल रहे हैं ड्यू के द्वारा ईसीए कोटा में। अब इसके आगे बात की जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी हाइप हो रही है, तो हर कोई पूछेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों करना चाहिए। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि पूरे भारत से, नॉर्थ से लेके साउथ, वेस्ट टू लेके ईस्ट, हर एक स्टेट के आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है। आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट रीजन के लोगों से मिलते हैं, और आप अपने कल्चर को उनके साथ एक्सचेंज करते हैं, और उनके कल्चर को आप अपने अंदर भी अडॉप्ट करते हैं। अब एक्सपोजर की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। एक्सपोजर किस तरीके से, तो ड्यू के अंदर एक सोसाइटी वाला कल्चर होता है, जिसके अंदर हर एक चीज़ की अलग अलग सोसाइटी है। जैसे कि डिबेट हो गया, पोएट्री हो गया, थिएटर हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स, और आप एनजीओ के साथ भी काम कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि सोसाइटीज के अंदर लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, वो एक साथ बैठते हैं, अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डिबेटिंग के हो गए, पोएट्री के हो गए, XYZ जो भी इवेंट्स है, और उसके अंदर आप एक्सेल करते हो, आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो। इवन जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के फेस्ट होते हैं, जहाँ आप जाके परफॉर्म करते हो, जहाँ आप जाके एक्ट करते हो, जहाँ आप गाते हो, जहाँ आप डिबेटिंग करते हो। तो ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में है, जो ये चीज़ का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, और ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। अब ये थर्ड पॉइंट हम देखें तो ड्यू के अंदर एनसीसी और एनएसएस लगभग आपको हर कॉलेज में मिल जाएगा। मेरे कॉलेज के अंदर भी एनसीसी है, जो कि साउथ कैंपस का कॉलेज है और नॉर्मल कॉलेज है, और इवन नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस के अंदर भी आपको एनसीसी मिल जाएगा। और कैंप्स की बात की जाए तो आमतौर पर ड्यू के अंदर स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो किसी दूसरे स्टेट के और वहाँ की डायरेक्टरेट के कंपैरिजन में कम है। इसको मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो राजस्थान डायरेक्टरेट जो एनसीसी की है, उसके अंदर हजारों लाखों बच्चे हैं, और इसी तरीके से दिल्ली में बात की जाए तो ये कुछ हजारों की तादाद में ही है। तो जो कैंप वहाँ पे राजस्थान में आएगा, तो वहाँ पे एक कैंप की एक सीट के लिए एनसीसी के कई बच्चे फाइट कर रहे होते हैं। और जब आप ड्यू में पढ़ रहे होते हो, तो आपकी खुद की कॉलेजेस में ही उस पर्टिकुलर कैंप की 5 से 6 सीट होगी, जो राजस्थान में पूरी 3 से 4 कॉलेज और एक बटालियन के अंदर बच्चों के बीच में फाइट होती है। तो ये एनसीसी और एनएसएस का था कुछ। और
फोर्थ पॉइंट की बात करें तो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, बिल्कुल यहाँ पे आपको अच्छे खासे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं विद वेरी गुड फैकल्टी। आपको यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एक अदर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अच्छे कोचिंग्स मिल जाते हैं विद गुड फैकल्टी। फिर ओवरऑल पर्सनैलिटी की हमने बात कर ली। फिर आप ये भी रहता है कि जब आपकी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और आप एक अच्छी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी कॉलेजेस में स्पीकर्स आना चाहते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के स्पीकर्स को आपकी कॉलेज इनवाइट करती है फॉर सेमिनार्स, फॉर लेक्चर्स, और आप उनसे यू गेट टू इंटरेक्ट विद देम, आप उनसे इंटरेक्शन करते हो। अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हो, उनकी फील्ड से आप इंस्पायर्ड हो, आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे आप अपनी काउंसलिंग तक करा सकते हो। और स्ट्रॉन्ग एलुमनी एसोसिएशन की हमने बात करी थी कि डीयू के अंदर जो है हर एक फील्ड में आपको लोग दिख जाएंगे। इवन अमिताभ बच्चन जो एक्टर है वो किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, हंसराज कॉलेज से शाहरुख खान पढ़े हुए हैं, और एसआरसीसी से हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली है वो पढ़े हुए हैं। और इसी तरीके से कई सारे जो पॉलिटिशियंस है और कई सारे लोग जो अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं वो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अब इतना हुक्म मेरी तरफ से था। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए जो स्पीकर थे आप उन्हें बता सकते हैं। जी धन्यवाद गिरिराज साहब। आगे जो अपना स्पीकर है वो है दीप सिंह जी उदट। तो दीप सिंह जी फ्रेंच भाषा में बीए ऑनर्स कर रहे हैं जेएनयू से। तो जेएनयू और सीईटी के ऊपर बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीप सिंह जी से कि वो सेशन को आगे कंटिन्यू करें। जय संघ शक्ति शाह। मैं बात करना चाहूँगा जेएनयू, जिसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। एक बार कंफर्म कर लीजिए मेरी आवाज़ क्लियर और लाउड है? जी आ रही है, ठीक है आपकी आवाज़। जी धन्यवाद। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली बात जो है ध्यान देने के लिए वो है कि जेएनयू सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स ऑफर करता है बीए के लिए। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आप जेएनयू में बीए नहीं कर सकते। तो फॉरेन लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं वो जैसे लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज हो गया, जर्मन लैंग्वेज हो गया, जापानीज हो गया, कोरियन वगैरह हो गया। इन सब लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं, जेएनयू का प्रोस्पेक्ट्स में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर इन सब लैंग्वेज के नाम मेंशन है। उसके अलावा आप सीओपी जो कि 1 साल का प्रोग्राम होता है उसके लिए भी बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, उसमें भी जेएनयू ऑफर करता है। तो पहली बात नोट करने योग्य है ये है कि सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्स अवेलेबल हैं बीए के लिए। और जेएनयू जो इस साल से मतलब 2024 एडमिशन ईयर से एनईपी को लेके आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें 4 साल के डिग्री कोर्स भी हैं और उसके साथ में 3 साल का डीयू में ऑनर्स मिल जाती हैं। जेएनयू में भी ऑनर्स मिलती हैं लेकिन वो 4 साल करनी पड़ती हैं आपको। और उसके बाद में प्रॉफिट ये है कि आपको मास्टर्स में सिर्फ 1 साल करना होता है। नॉर्मली जब आप डिग्री करते हो तो 3 साल की डिग्री होती है, उसके बाद में 2 साल का मास्टर्स कोर्स होता है। तो अगर जेएनयू से आप 4 साल की डिग्री करते हो विद ऑनर्स, तो उसके बाद में आपको 1 साल का मास्टर्स करना होगा और 3 साल के लिए भी कर सकते हैं और 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल सकता है और 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये तो एनईपी की बात हो गई। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो किसी भी बैकग्राउंड से आप अगर आपका 12th में साइंस पढ़ा हो आपने या कॉमर्स पढ़ा हो या आर्ट्स पढ़ा हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप आके जेएनयू में बीए कर सकते हो लैंग्वेज कोर्स में। ये जेएनयू जो अपनी लिबर्टी के लिए जाना जाता है, ये एक सबसे अच्छा प्रमाण है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आइए लेकिन आपको जेएनयू एक्सेप्ट करेगा। तो ये अपन एलिजिबिलिटी की बात कर ली। और पेपर आपको 2 सेक्शन होते हैं जेएनयू में। आपको किसी भी अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे लैंग्वेज आप फ्रेंच को टारगेट कर रहे हैं या जापानीज के लिए जा रहे हैं या कोरियन के लिए जा रहे हैं, तो आपको किसी भी लैंग्वेज का अलग से पेपर देने की जरूरत नहीं है। आपको सीयूईटी में सिर्फ 2 सब्जेक्ट का पेपर देना होता है। जैसे फर्स्ट जो पेपर होता है वो जीए का होता है, जिसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। उसमें आपकी मैथमेटिक्स, नॉर्मल 10th लेवल की मैथमेटिक्स और रीजनिंग, बेसिक रीजनिंग और जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अभी वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं और उसको आपको
सॉल्व करना होता है। उसके बाद में आपको एक लैंग्वेज का भी वो भी कंपलसरी टेस्ट है, आपको लैंग्वेज का देना होता है, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप इंग्लिश ही चूज करेंगे, और इंग्लिश ही चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सारे कोर्सेज हैं वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में एज ए मीडियम चलते हैं। अगर आपको फ्रेंच सिखाई जाएगी तो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इंग्लिश होगा, इंग्लिश के थ्रू फ्रेंच सिखाई जाएगी। तो जेएनयू ये एक्सपेक्ट करता है कि आप जीए के साथ में इंग्लिश को चूज करके एग्जाम दीजिए, और इस साल तो शायद कंपलसरी भी कर दिया है कि आपको इंग्लिश ही चूज करना है। दीप सिंह जी, मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक रहा हूँ। जैसे जो आप इंग्लिश लैंग्वेज का कह रहे हैं, तो अपने यहाँ से जैसे मान लो राजस्थान से ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो लोग इसमें ये बात पाएंगे? जी, ये बात आपकी सही है। बहुत सारे लोग मैं मानता हूँ कि 80 to 85% लोग हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसका ये है कि इंग्लिश के लिए कुछ ज्यादा मतलब हार्ड नहीं आती है। जो अपन 10th या 12th लेवल तक जो इंग्लिश पढ़ते हैं, नॉर्मल व्याकरण वगैरह जो पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, और उसके साथ में मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। और आपको एक बुक रेकमेंड करूंगा मैं, फ्लिंट टू पैरामाउंट नाम की एक बुक है, जो काफी इंस्टीट्यूशंस और काफी कोचिंग क्लासेस भी इसको रेफर करते हैं, और बहुत अच्छा ग्रामर दे रखा होता है, इसके साथ में प्रैक्टिस सेट भी दे रखे होते हैं। तो आप इस फ्लिंट टू पैरामाउंट बुक को एक बार पढ़ लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंग्लिश को तैयार करने में आपको मुश्किल से 1 महीना टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जाम्स आपके मई में है, तो आपके पास में एनफ टाइम है कि आप आराम से उसको कर सकते हो। और जीए के लिए भी आप नॉर्मली अरिहंत पब्लिकेशन का बुक्स आता है जो प्रैक्टिस सेट प्रदान करता है, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक कट ऑफ आपको ये भी थोड़ा पढ़ने का ये भी रहता है कि अगर कितना तैयारी करते हो, आपको बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्रेंच है, जर्मन है, यूरोपियन लैंग्वेजेज स्पेसिफिकली, जिनकी कट ऑफ हाई रहती है, तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा इनपुट देना होता है। और जो अपनी एशियन लैंग्वेजेज हैं, कोरियन हो गया या पर्शियन हो गया, इनमें थोड़ी कट ऑफ कम रहती हैं। तो अगर आप मतलब ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो इन लैंग्वेजेज में भी आपको मिल जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि इनमें मतलब नहीं है, इनमें भी बहुत सारा स्कोप है। अगर आप मास्टर्स अच्छे से करते हैं, A1 A2 ग्रेड हासिल कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा स्कोप, मतलब टीचर्स के साथ में आपके अच्छे कॉन्टेक्ट है, आप उनको टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करते हो, उनको मतलब अटेंड करते हो। टीचर्स को भी अटेंशन चाहिए होता है कि हाँ, ये स्टूडेंट टाइम से आ रहा है और बहुत ही मतलब सिंसियर है, तो अपने तरफ से भी वो इनपुट देते हैं, और एक तरह का फेवर जो होता है वो मास्टर्स में जाके उस चीज का फायदा होता है। तो ये चीज है कि टेस्ट और कौन सी लैंग्वेजेज आपको लेनी चाहिए। मतलब आप जा सकते हो यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए, लेकिन इसके बाद में अगर आपको इंटरेस्ट है बाकी लैंग्वेजेस पढ़ने का, कोरियन हो गया जिसका आजकल ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, या पर्शियन वगैरह हो गया, रशियन लैंग्वेजेज हो गया, इन सब के लिए भी जा सकते हैं। और मोस्टली जेएनयू की कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग 5 से 6 लिस्ट निकालती हैं जेएनयू, और लगभग जो लोग लास्ट तक जो इसका ध्यान रखते हैं कि लास्ट कट ऑफ कब आई है, उनका ऑलमोस्ट हो जाता है। यही है कि 5-6 लिस्ट तक आपको ध्यान रखना होता है कि हाँ कितनी इसकी कट ऑफ कितनी गई है। और उसके बाद में जो काउंसलिंग सेशन होता है, उसके काउंसलिंग में आपको 3 प्रेफरेंस डालनी होती है कि आपके मार्क्स कितने रहे हैं। वो सीयूईटी का स्कोर कार्ड रिलीज होने के बाद में जेएनयू अपना काउंसलिंग का पोर्टल ओपन करती हैं 5 से 7 दिन के लिए। उसमें आपको प्रेफरेंस भरनी होती है कि आप कौन सी लैंग्वेज लेना चाहते हैं। तो उसमें आपने कितना स्कोर किया है उसके बेसिस पे आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आप, जिनकी कट ऑफ हाई रहती है लैंग्वेजेज, जैपनीज वगैरह हो गया, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, इनमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल सकते हो। थोड़ा कम है तो रशियन डाल सकते हैं। और ये इस बात पे अपन बाद में चर्चा करेंगे जब इसका स्कोर कार्ड वगैरह रिलीज हो जाएगा। तो जेएनयू का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होने से थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले अपन इस बात पे चर्चा कर लेंगे कि क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करके कि आपका स्कोर कितना है, तो उस हिसाब से आपको क्या कोई पीपीटी वगैरह तैयार करके आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर जेएनयू कैंपस के एक्सपोजर की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे सस्टेनेबल कैंपस जो है दिल्ली का, वो जेएनयू का कैंपस है।
और बहुत ही ज़्यादा मतलब ओपन वाइड एक्सपोजर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब अटेंड करने का मौका मिलता है। जैसे आप किसी भी सेंटर में हैं, जेएनयू में स्कूल होता है, स्कूल के अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए एक स्कूल होता है। जैसे लैंग्वेजेस के लिए एसएल बोला जाता है, जिसको स्कूल ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है। उसके अंडर में 6 से 7 सेंटर हैं। वो अपने सेंटर के लोग अपने जो जैसे फ्रेंच सेंटर है हमारा, तो फ्रेंच एम्बेसी से लोगों को इनवाइट करते हैं, और हमारे लिए भी ऐसा व्यवस्था की जाती है कि हम एम्बेसी में जाके वो जो भी एम्बेसडर वगैरह हैं, या फ्रेंच एम्बेसी में जो भी जितने लोग काम करते हैं, या हमारे कोई भी लोग फ्रेंच एम्बेसी में वहाँ पर फ्रांस में काम करते हैं, उनके साथ में पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन हो। और उसके अलावा फ्रेंच डे हो गया, या कोई भी फ्रेंच का स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है, तो उससे संबंधित हमारे जेएनयू में उसका प्रोग्राम रखा जाता है और पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होता है। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक्सपोजर का होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में आपका एक्सपोजर हो जाता है। और बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम भी होते हैं। आप किसी भी सेंटर में जाके किसी भी कोर्स का प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। आपको उसमें किसी भी तरह की मनाही नहीं है कि आप इस सेंटर में नहीं आ सकते। जैसे हिस्ट्री का सेंटर है, या एनवायरनमेंट का कोई सेंटर है, या मतलब आप लैंग्वेज के स्टूडेंट होके आप किसी भी सोशल साइंस के या किसी भी साइंस के फील्ड में जाके उनके जो भी सेशन हो सकते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी लिबर्टीज यहाँ पर कैंपस में रहती हैं। उसके अलावा आप कैंपस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से मतलब यहाँ पर कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, जो आपको मतलब अपने पीयर ग्रुप में आपको फोर्स करता है कि आप जाके इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर सेंटर पे अपनी लाइब्रेरी है, और एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है जिसमें बहुत सारे सेंटर के स्टूडेंट आते हैं। ये सब चीज़ें अपने मतलब आप ज्ञान कर सकते हैं। और इसके साथ में आप अगर और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो आप जेएनयू के प्रोस्पेक्ट्स को एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, और उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। जो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मेंशन हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और कोई बात रह गई हो तो मुझे बताइए महेंद्र साहब। जी जी, धन्यवाद। तो मूल रूप से जैसे आपने बताया सीयूटी डीयू के बारे में और जेएनयू के बारे में आपने बताया, तो मोस्टली बातें कवर हो गई है, लेकिन एक ही वेबिनार के अंदर अपन सारी बातें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। और ये जो आज का वेबिनार करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म एक बार स्टूडेंट्स भरें, तो उसके बाद में और जो गाइडेंस होगा वो हम सब अवेलेबल करवाएंगे आपकी तरफ से। और जेएनयू में जो हमारे पहले से जो छात्र पढ़ रहे हैं वो लोग संपर्क करके और गाइड करेंगे इसके बारे में। इसके साथ हमारी टीम से जुड़े हैं कमल सिंह जी बेसरा। कमल साहब, आपकी कोई क्वेरी है इस बारे में, आप कुछ कहना चाहे तो? और आवेदन के संबंध में तो आ गई लगभग सभी जो अपनी क्वेरियां थी क्लियर हो गई। गिरिराज सर ने, महेंद्र सर ने। जी, तो मूलतः तो अपना प्रयास यही है कि एक बार अधिकतम लोग इसको आवेदन को भरें, तो लास्ट डेट हो उससे पहले कैसे फॉर्म भरे जाएं। तो उसमें और कोई तकनीकी समस्या आएगी तो वीडियो अपलोड होगा, उसके कमेंट्स में भी लोग आप बता सकते हैं। और उसके अलावा भी आपने महेंद्र सिंह जी ने गूगल फॉर्म कोई जारी किया है, तो महेंद्र साहब उसके बारे में भी थोड़ा बता दें। हाँ, एक तो मैं पहले थोड़ा करेक्शन करूंगा। शुरुआत में मैंने कहा था कि आवेदन की अंतिम तिथि मैंने 26 बता दी थी, जो कि 23 मार्च है अभी। ठीक है, इसकी सीयूईटी यूजी की, तो उसके लिए मैं वापस वो करेक्शन। और दूसरा ये है कि बेसिक जानकारी हमारे पास में सीयूईटी यूजी की आ गई है। अब हम लोगों का अधिकतम फोकस ये हो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फॉर्म भरे। जी, और कोई क्वेरी हो तो सभी लोग इसके यूट्यूब पे जो वीडियो है उसके कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, और बाद में जो भी हमारी तरफ से जो पॉसिबिलिटीज होगी वो अपन करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर? जी ठीक, जय संकल्प।